हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी इस कार्यक्रम के अंदर। हमेशा की तरह अर्थव्यवस्था की ओर बात करने के लिए हमारे एक स्ट्रेटजिक गुरु, मैनेजमेंट गुरु, अर्थशास्त्री हमारे नयन पारिक भाई। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और आपको देख के हमेशा अच्छा लगता है। हर मंडे को हम लोगों को भी इतनी ही उत्सुकता रहती है जितनी हमारे दर्शकों को रहती है कि रोजी रोटी पे बात करें। इस बारी क्या बात करें ताकि रेलेवेंट टॉपिक कवर हो जाए। रोजी रोटी के बिल्कुल हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ एक हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से हर मंडे का एक ये स्पेशल इवेंट रहता है हमारा। एंड वी ऑल बिल्कुल लुक बिल्कुल फॉरवर्ड सर। टू इट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक भी इंतजार करते हैं कि आज नयन भाई कौन से टॉपिक पर क्या विवेचना करने जा रहे हैं, क्या एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जी दोस्तों, आज जो दो टॉपिक है जिनके ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक और भारत और चीन का बढ़ता हुआ व्यापार, जो कि पहले 9 महीनों में $90 बिलियन को क्रॉस कर गया। और उम्मीद है कि जब तक दिसंबर में ये कैलेंडर ईयर खत्म होगा तब तक ये करीब करीब 125 बिलियन के आसपास आ जाएगा। ये एक रिकॉर्ड भी है। और शायद सरकार ने हमें आत्मनिर्भर होने की हिदायत दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है और विदेश व्यापार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे थोड़ी सी बात करेंगे कि भारत के अंदर कैसे हम धीरे धीरे खिसक कर 101 नंबर पे आ गए। वो एक अलग बात थी, लेकिन दुख भरी बात ये थी कि हम नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आ गए और 101 नंबर पे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हैं। तो सरकार पाकिस्तान से इसकी कल हम लोगों ने जो एक क्रिकेट में मात करी ली वो तो अलग बात है। पर आपका कहना है कि हाँ, इस चीज में भी हम लोगों को पाकिस्तान से चौकन्ना रहना है कि सरप्राइज में हम कभी हम लोगों को जी, थोड़ा वो डिफीट खेल ना दे है। दे। खेल में सब कुछ हो सकता है। खेल के मैदान में हार और जीत तो होगी, एक व्यक्ति जीतेगा, एक हारेगा। निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे इंस्पायर होके आगे आने वाले मैचों में, जो पूल मैचेस हैं, वहां पर अच्छा करें। और क्या पता कि सेमीफाइनल, फाइनल में भारत और पाकिस्तान की मुलाकात फिर से हो जाए। तो बिल्कुल। अ, इसे ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि ये आखिरी मौका है और हम ना ना। भारतीय टीम के साथ हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में कि पहले ही मैच में जोड़ के बाद अच्छा खेलें। खैर, बिल्कुल फिलहाल आते बिल्कुल। हैं जो जोल्ट भारत और चीन के व्यापार में लग रहा है, और वहां पर जहां $90 बिलियन का व्यापार हो चुका है और ट्रेड बैलेंस काफी हद तक चाइना के फेवर में है। पहली टिप्पणी नयन भाई आपकी। देखिए ऐसा है कि ये पेंडेमिक के बाद चाइना के प्रति सबके मन में रोष रहा। पूरे विश्व भर में हम लोग सोच रहे थे कि उनका व्यापार कम होगा। काफ़ी लोगों ने इसके लिए अपने इंटेंशंस भी जताए। पर पूरे प्री पेंडेमिक लेवल से इस साल चाइना का व्यापार जो है वो 25% बढ़ा है हर जगह। तो उनका ओवरऑल जो हम लोग समझ रहे थे कि थोड़ा विश्व में उनको तकलीफ होगी और कोरोना के कारण लोगों का जो हेट्रेड है वो कहीं एक ट्रेड में डिप आने से भी इसका एक थोड़ा सा अंजाम हो सकता है, वो नहीं हुआ। तो जी। और इंडिया के साथ तो जैसे आपने कहा भाई उनका जो 90 बिलियन है उसमें एक्सपोर्ट है 68 बिलियन हमारे यहाँ। और हम लोग जो वहाँ उनके यहाँ भेज पाए हैं माल वो अबाउट $22 बिलियन। तो कहीं ऑलरेडी हमारा जो है वो 46 बिलियन का डेफिसिट है। हम्म। और जो चाइना का हमारे यहाँ एक्सपोर्ट में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, वाई वाई जो कहते हैं, वो 52% है और हमारा हम्म। 43% है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे हुआ है। उन्होंने एक्सपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमने हमारा एक्सपोर्ट वहाँ नहीं बढ़ाया, वो भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो कहीं 43% बढ़ा, उनका जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट है वो कहीं 52% बढ़ा। पूरे विश्व में चाइना का जो व्यापार है वो भी बढ़ा। और जैसे आपने कहा उसके साथ चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस साल लगती है कि $50 बिलियन को पक्का क्रॉस कर जाएगी। 46 वी हैव हम्म। ऑलरेडी क्रॉस। तो कहीं हम समझ रही है कि 120 बिलियन डॉलर का व्यापार जो कि हमारे पास जब उनके साथ अच्छे संबंध थे तब तो हमारे दोनों देशों का टारगेट था कि हमारे दोनों देशों का व्यापार $100 बिलियन को क्रॉस कर जाए, वो आज की तारीख में हो रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ डिप्लोमेटिक जो हमारा उनके साथ टिफ है, लद्दाख का जो चैलेंज है, उनके साथ जो हमारा बॉर्डर पे कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं, और कोरोना के बाद जो एक सेंटिमेंट हुआ, ये सब के बावजूद चाइना ने विश्व के बाजार में अपनी सुप्रीमसी जो है वो बरकरार रखी है। और इंडिया के साथ व्यापार मेरे ख्याल से उनका बढ़ा ही है। और अब मेरे ख्याल से जो अप्रैल मई की सिचुएशन थी, मार्च की भी,
जबकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत थी, तब चाइना से हमने कितने ऑक्सीजन के रिलेटेड इंपोर्ट भी किए हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा तो हमको ह्यूमन नीड के बेसिस पे भी जरूरत थी। और ट्रेड में भी मैं अपने कुछ एक दोस्तों से बात करता हूँ कि भाई आप बोल रहे हैं कि चाइना को हम बॉयकॉट कर लेंगे, तो क्या आप ये कर पाएंगे? तो हमारे जो फार्मा वाले मित्र हैं वो सब कह रहे हैं कि चाइना अपना दाम बढ़ा रही है, अनऑप्शन आप बढ़ा रही है। चाइना अपने ट्रेड टर्म्स बदल रही है हर बार। बोले अब आपको जब भी ऑर्डर दोगे उसके साथ एडवांस देना पड़ेगा। पहले तो जो यहाँ डिलीवरी पे पेमेंट करना पड़ता था, बोले हमारा पेमेंट साइकिल जो है चाइना के साथ वो अब और लंबा हो गया है, तो हमको तो जी चाइना जी, से लेने का मन ही नहीं हो रहा है, पर कोई ऑप्शन नहीं है। बोले चाइना की ऑप्शन क्वालिटी नहीं है। और चाइना का दाम, बोले हमारे लिए कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं छोड़ता है। यदि चाइना से व्यापार बंद करेंगे तो हमारा आगे का व्यापार बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो कोई भी सेंटिमेंट्स अपनी जगह, ऊपर से चाइना ने पिछले 1 साल में अपने टर्म्स और बहुत कड़क किए, भाव के, पेमेंट टर्म्स के, और बाकी के उनकी जो दादागिरी है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और बड़ी है। और उसके बावजूद हम लोग अपना व्यापार उनसे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा अपने आप को कंपेल्ड महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव अभी नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आई यहाँ हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के फिगर्स में। इंडिया का जितना भी इंक्रीज एक्सपोर्ट में है वो प्रिमिटिव गुड्स में है, रॉ गुड्स में है, जबकि चाइना का जितना एक्सपोर्ट इंक्रीज है वो टेक्नोलॉजी गुड्स में है। तो ये एक बड़ा क्या कहते हैं ना कि एक डिफरेंस है देखा जाए तो, कि हम आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में पूर्णता चाइना पर निर्भर करते हैं, जबकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाकी देशों के ऊपर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिका में हो, ईयू में हो, वो भी प्रिमिटिव गुड्स ही हैं, सिवाय थोड़ा बहुत केमिकल्स को या आप कह सकते हो फार्मा गुड्स को छोड़ दें। तो इंडिया की ओर से टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट तो है ही नहीं। नयन भाई, क्या ये सही बात है? अरे मैं तो ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी की बात न भी करूं और हमारे रोजी रोटी के जो दर्शक है जिसको आसानी से समझ सकते हैं उसकी बात करूं। और क्योंकि जी टेक्सटाइल गुड्स, तो क्या हुआ, कॉटन बिल्कुल ही जो आपका की वैल्यू चेन में सबसे जी नीचा है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। और उनसे जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो हम जी इंपोर्ट करते हैं, बाकी के भी देशों से करते हैं, बांग्लादेश से भी करते हैं। पर चाइना का जो है टी शर्ट, वो हमारे लोग अमेरिका में जाके वहां खरीदते हैं, मेड इन चाइना वाला। तो कॉटन हमारा गया हुआ रहता है। तो आप समझिए कि वैल्यू चेन में हम लोग नीचे के लेवल पे अपना एक्सपोर्ट करते हैं, ऊपर के लेवल पे इंपोर्ट करते हैं। और यही समझाता है कि क्यों हम उनको 22 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और क्यों उनसे इतना ज्यादा 68 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम अपना सस्ता दाम पे जो चीजें जाती है वो उनको, जो कि टेक्नोलॉजी में नीचे है, वैल्यू चेन में जो नीचे है, वो चीज जो वहां को हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और उनसे इंपोर्ट वो करते हैं जो वैल्यू एडिशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ फिनिश्ड गुड्स जो है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल बात आपने सही की। तो दर्शक मित्रों, हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जहां भारत खिसक कर 101 पर आ गया और बुरे हालात हैं। वेस्टिंग हो, स्टंटिंग हो, अंडर 5 का जो खास तौर से जहां बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो रेट हो, या फिर मॉल न्यूट्रिशन हो। और पीछे एक नीति आयोग की रिपोर्ट थी, इसमें अंडर 5 के बच्चों में गुजरात में करीब 80% बच्चे जो हैं स्टंटिंग वेस्टिंग के शिकार थे। तो ये स्थितियां पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर, नयन भाई, बिगड़ गई हैं। बहुत सारे लेख आए हैं, बड़े बड़े लोगों के लेख आए हैं। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका तो कहना है कि अगर आपको जब आईना दिखाया जाता है बाकी की संस्थाओं के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो आप उसको सीरियसली लीजिए। व्हाई यू वांट टू कंडेम द रिपोर्ट्स, रादर यू शुड पुट इन योर एफर्ट्स टू इन या एलिमिनेट द हंगर फ्रॉम इंडिया। वेस्टिंग और स्टंटिंग की प्रॉब्लम उसको हटाने की कोशिश कीजिए ना। आप रिपोर्ट के पीछे क्यों पड़े हैं? रिपोर्ट में खामी हो सकती है, कौन सी रिपोर्ट इसमें खामी नहीं होती है, लेकिन आप हंगर के पीछे लड़िए, ना कि रिपोर्ट के पीछे। तो ये काफी चीजें निकल कर आई हैं, इस पर आपकी टिप्पणी सर? आपने बहुत सही कहा कि देखिए कोई भी रिपोर्ट जो है उसकी मैथोडोलॉजी पे, उसके डेटा जहाँ से लाए गए हैं उस चीज पे कहीं ना कहीं डिबेट हो सकती है कि भाई ये सही है, नहीं है, बराबर है, नहीं है।
उसको और तरीके से पेश करते तो शायद अलग चीजें आती कि नहीं। पर मैं समझ रहा हूँ कि यदि हम उससे कुछ भी इंडिकेशन ले तो हम अपने आप को सुधार पाएंगे। जैसे आपने कहा भाई चलिए कोई आपको थोड़ा सा डाउट भी है, पर उसके साथ आप फिर अपने आंकड़े देख लीजिए सरकार के। आपने जैसे एक रिपोर्ट की बात की, मैं समझ रहा हूँ कि कंजम्पशन सर्वे हम लोग करते रहते हैं। 12-13 में किया था, मेरे ख्याल 17-18 में किया था। और ये जो कंजम्पशन रिपोर्ट आती है वो भी जो आप कह रहे हैं और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आई है, हंगर इंडेक्स में उसी चीज की पूर्ति करते हैं। उसके इवन साथ आप नेशनल अपना इवन सर एनएफएचएस देख नेशनल, लीजिए। हाँ नेशनल फैमिली आप हेल्थ बोलिएगा, सर्वे भी यही हाँ इंडिकेट कर रहे हैं। एनएफएचएस बात कर, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे आपने कहा हम लोग इनफैक्ट एक ही वक्त पे वही चीज बोले, तो एनएफएचएस आप देख लीजिए, वो तो सरकार का खुद का रिपोर्ट है। एनएफएचएस आप देख लें तो वो क्या कहता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए बाहर के रिपोर्ट को, उसमें जो खामियां हैं वो मैं मानता भी हूँ, चलिए खामियां है ही, पर हमारे रिपोर्ट में क्या बात आ रही है? हमारे रिपोर्ट में भी यदि वही बात आ रही है कोई ना कोई तरीके से कि हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन का इशू है, चैलेंज है, और पिछले पेंडेमिक के टाइम पे वो सिचुएशन और वर्सन हुई है, उसके अगले 3-4 साल पे भी और सिचुएशन वर्सन हुई है। और जैसे आपने कहा कि एक हम लोगों को थोड़ा सा जो चिंतित करती है वो ये भी है कि हमसे जो बिछड़े हुए देश है, आसपास के देश है, छोटे देश है, उतने धनी देश नहीं है, वो लोग भी इस बारे में थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं हमसे। जैसे आपने कहा पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, हमारे आसपास या पीछे सिर्फ अफ्रीकन देश है कुछ एक। पर मैं समझ रहा हूं कि कई छोटे छोटे देशों ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया। अब यदि हम लोग ओपन है इसके बारे में तो क्यों ना उनसे जाके कुछ सीखे, क्यों ना उनसे जाके एक देखे कि उन्होंने क्या किया। हम तो स्टडी, अपना जो ग्रुप है वो हमारे अधिकारियों को भेजते रहते हैं बाहर, और जो भी दुनिया में एक कहीं काम हुआ है तो हम लोगों को, वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो हम लोग कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कहीं बांग्लादेश ने कोई अच्छी बात करी है तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। सीखने से कोई थोड़ी छोटा हो जाता है, कोई आप कोई छोटे आदमी से भी कुछ सीखते जी हैं तो मेरे ख्याल से जी अपने आप को एनरिच करें। तो ये जी पैसे की, जीडीपी और भी अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बावजूद कैसे हंगर को रोका है। मैं समझ रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी के साथ सबसे बड़ा क्राइम ये हंगर है कि आप जी हमारे कोई भी भाई कहीं भी पूरे इंडिया में यदि भूखे सोते हैं, और यदि एक बच्चा, आपने जो कहा 5 साल के कम की उम्र का हो, और उसको हम लोग यदि कोई खाना नहीं दे पाते हैं, तो वजह कुछ भी हो, रिपोर्ट कुछ भी कहता है, हम लोगों के यहाँ कुछ दुखता है, आपको और मुझे दुखता है, हर भारतीय को दुखता है। मेरे ख्याल से दुनिया में, इथियोपिया में भी कहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिकुड़ता है जब हम जी ये जानते हैं कि कोई कहीं भूखा सो रहा है और मैं आज पूरा पेट भर के अपना खाना खा रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस पे हम लोग वो लगन से, वो जुनून से काम करें तो आई एम श्योर वो कोई आंकड़े कहीं इधर उधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 101 की जगह यदि कोई मेथोडोलॉजी बदल दे और 51 पे आ जाए, 71 पे आ जाए, मेरे ख्याल से उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर पिछले 1-2 साल में यदि कोई हमारे इंडियंस है जो कि पूरा खाना नहीं खा पाते हैं, बच्चे हैं जो भूखे सोते हैं और उसके कारण उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, आपने जैसे कहा अपनी उम्र के हिसाब से वेट नहीं बढ़ता है, और सीरियस यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, यदि भूख से किसी की मृत्यु हो, तो वो सुन के हम लोगों को कपकपी सी आ जाती है कि भाई ये हम लोग फिर कैसे अपने आप को शांति पाएं। यदि कोई कहीं बिलख रहा है बिना बिना खाने के, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मरता है। मैं कह रहा हूँ उसके लिए कोई कैसा हम लोग साथ मिलके काम करें, सरकार काम करे, हम लोग साथ में जुड़े। हमारे यहाँ फूड का वेस्टेज बहुत होता है, मैं समझ रहा हूँ आम घर में कितना फूड वेस्ट भी होता है। हम लोग कैसे इस पे एक होलिस्टिक व्यू से काम करें, सब कैसे जुड़े, सरकार काम करे, बाकी के सब काम करे, और ये पथ ले कि हम लोग कोई भी किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। हमारे यहाँ बड़ौदा में हमारे एक मित्र आए हैं, अहमदाबाद में साथ पढ़े हैं, उन्होंने नक्की किया कि बड़ौदा में ये जगह पे 3-4 इलाके में कोई भूखा नहीं सोएगा। तो वो अपना जो है वो खिचड़ी वगैरह बेसिक अपना करके एक मंदिर पे लगा देते हैं और कहते हैं कोई भी भूखा हो तो यहाँ आ जाए और खाना खा ले, थोड़ा सा खाना मैं सबको दे दूंगा। कैसे हम लोग सब इस पे काम करें, कैसे सरकार जागे, देखे, और जो भी अपने से बन पड़ता है वो करे। रिपोर्ट सही हो नहीं हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, पर इज इट अ पॉइंटर, कहीं हम लोगों को कुछ दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो इस पे हम लोग कैसे काम करें। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य था जो
डेढ़ साल से निकल कर आया है कि मिड डे मील स्कीम बंद है, क्योंकि स्कूल बंद हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको वो जो थोड़ा बहुत खाना मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा है। और ये भी एक सच है कि इंडिया में बहुत सारा एनरोलमेंट जो होता था प्राइमरी क्लासेस में, वो सिर्फ मिड डे मील स्कीम के कारण होता था। अब सरकार ने उसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया, लेकिन नाम बदलने से ज़मीनी हालात तो नहीं बदल जाते ना। नाम बदलने से आप बच्चों को सबसे पहले पोषण कैसे स्टार्ट करोगे, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मुझे याद है नयन भाई, कुछ समय पहले की बात है, तो मैंने एक सजेशन 2-3 बार भेजा, लेकिन सरकार की ओर से उसका कोई जवाब आया नहीं था। इंडिया इज़ वन कंट्री व्हिच हैज़ गॉट ह्यूज एक्सेस ऑफ मिल्क एक्चुअली। जहाँ पे मिल्क बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, और जहाँ पे बच्चों को एक टेट्रा पैक में पैक करके उनको 200-200 एमएल का होता है, वो बच्चों को प्रोवाइड किया जा सकता है। इतना बड़ी संख्या में हमारे पास मिल्क है, जिसको बाद में उसके प्रोडक्ट्स में भी हम तब्दील कर देते हैं। और टेट्रा पैक ऐसी चीज़ है जिसको गाँव में, पहाड़ों में कहीं भी आप ले जाओ, 6 महीने तक वो खराब भी नहीं होता है। थोड़ी कीमत ज़्यादा ज़रा-सी हो जाती है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते? जो सोसाइटी अपने बच्चों को नर्चर नहीं करेगी, वो सोसाइटी तो बाद में कमज़ोर होगी, उस देश के कंधे भी तो कमज़ोर हो जाएँगे ना। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था, लेकिन सरकार शायद वो भी नहीं कर रही है, और कई जगह पे तो सरकार ने कुछ एक दूसरे इश्यूज़ पैदा करके जो उनको एग्स वग़ैरह मिलने थे, वो भी बंद कर दिए वहाँ पे देखा जाए तो। तो बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं यहाँ पर देखा जाए तो। सरकार अ, उतना नहीं कर पा रही है मिड डे मील स्कीम के अंदर जितना उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो एक पोटेंट सोर्स हो सकता था, जहाँ पे माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग को कम किया जा सकता है। एक लास्ट का छोटा-सा एक टेल पीस लेते हैं। आज ऐसा लगता है कि पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में चर्चा है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें इतनी ज़्यादा बेतहाशा। रोज़ सुबह अखबार खोलो या आप वेबसाइट खोलो न्यूज़, रोज़ सुबह आपको एक न्यूज़ पक्की मिल जाएगी, 35 पैसे आज रेट बढ़ जाएँगे। क्या कहीं इसका कोई अंत है? और फिर क्या ये चीज़ें हमारे इन्फ्लेशन में रिफ्लेक्ट ही नहीं होती कहीं पे? जबकि ज़मीन पे देखने जाओ तो हर चीज़ के हालात चेंज हो गए हैं। जो ट्रकों के भाड़े हैं वो 1.5 से 2 गुना बढ़ गए हैं, हर जगह पे आप जाएँगे। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, हमें चीज़ें बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं, सब्ज़ी, भाजी, दाल, तेल, आटा, तेल, हर चीज़, चावल, हर चीज़ महँगी है। और ये सरकार के इंडेक्सेस में तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करती कि महँगाई है, नहीं है। ये हम कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं? ये कैसा पैराडॉक्स है नयन भाई? आप तो इकोनॉमिस्ट और शास्त्री हो इतने बड़े सर। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए इसका जो फाइनल मतलब निचोड़ है ये है कि जब हमारे रोजी रोटी के दर्शक जाते हैं बाहर तो कितनी महंगाई महसूस करते हैं। उसको आंकड़ों में तब्दील करना एजेंसीज का काम है, करते रहते। पर जैसे आपने कहा, हर जो दिन आए दिन 35 बढ़े, 10 बढ़े, 25 पैसे बढ़े, और आप समझ लीजिए कि पिछले महीने में आपका जितने रुपए से गुजारा हो गया, इतने रुपए से इस महीने में गुजारा हो पाएगा कि नहीं। तो आंकड़े अपनी जगह हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई पिक्चर बता रहे हैं, कोई पिक्चर नहीं बता रहे, पर मैं समझ रहा हूँ कि इन्फ्लेशन हैज़ बिकम अ रियल चैलेंज टुडे इन द इकोनॉमी फॉर ऑल ऑफ अस। और लास्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी यही बात थी कि अब सरकार को अपनी पॉलिसीज में क्या बदलाव लेने चाहिए ताकि ये इन्फ्लेशन का जो दानव है वो कहीं ना कहीं तरीके से हम लोग कोई उसको कम कर पाएँ, उसका जो इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ को जो इम्पैक्ट कर रहा है उसको कैसे कम करा जाए। और मैं समझ रहा हूँ कि इसके आंकड़े एक जगह है, और आंकड़े कोई भी पिक्चर बताए ना बताए, पर हमारे जो दर्शक है वो सब देख रहे होंगे कि उनके पेट्रोल डीजल के कारण, वो तो खैर डायरेक्ट है, और उसके कास्केडिंग इफेक्ट के कारण सब्जी से लेके उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके उनके कपड़े तक, आज दिवाली आ रही है, लोग जाके बाहर मिठाई खाएंगे, कोई ना कोई चीज खरीदेंगे, एक आध कोई शर्ट नया लेंगे, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि एनर्जी के दाम बढ़ गए हैं। तो जो भी लोग बनाते हैं उनके भी इट इज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो सबके दाम बढ़े हुए हैं, सबकी कॉस्ट बढ़ी हुई है, और वो कॉस्ट एक हद तक तो वो बेयर कर सकते हैं। उसके बाद दे विल हैव टू पास इट टू द फाइनल कस्टमर, जो कि हमारे देखने वाले हैं, जो कि रोज कुछ भी खरीदने वाले हैं। तो उन पे जो इन्फ्लेशन का मार है, महंगाई का मार है,
मेरे ख्याल से वो विदित है, सबको पता है, सब जानते हैं, सब महसूस करते हैं, सब हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, और हम समझ रहे हैं कि सरकार एट द अर्लीस्ट इसको एक चैलेंज को देखे और इसके लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लें। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं समझ रहा हूँ कि अभी लास्ट हमारे एपिसोड तक हम समझ रहे थे कि शायद अब थर्ड वेव का खतरा नहीं है, पर लास्ट रोजी रोटी और इस रोजी रोटी के बीच में एक ये भी आ गया है कि रशिया से लेके यूके तक कहीं ना कहीं फिर कोरोना खड़ा तो नहीं हो रहा है हमारे सब पे हावी होने के लिए। और यदि ये हो रहा है तो मैं लास्ट एपिसोड में तो दिनेश भाई हमको नहीं लग रहा था कि वो होगा, हम लोगों को लग रहा था दैट कोरोना इज नाउ बिहाइंड अस एंड वी आर नाउ काइंड ऑफ एट अ प्लेस वेयर इट इज मच मोर कंफर्टेबल। पर यदि वो आ रहा है दोबारा और कोई थर्ड वेव, कहीं हम लोग ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ रशिया में हो रहा है और यूके में हो रहा है इसलिए हम लोग बिल्कुल इससे इंसुलेटेड है। आप कितनी भी सरहदें बंद करें, चाइना कितना भी अपने उस एरियाज को बंद करे जहाँ की ये हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, तो हम ये नहीं समझ सकते कि वहाँ हुआ है और हमारे यहाँ कभी नहीं होगा। 15 दिन, महीना, 1.5 महीना वो आके क्या एक असर लाता है, वो भी एक बड़ा चैलेंज मैं रोजी रोटी वाले अपने जो दर्शक हैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपने आप को एक तैयार रखें, अपने आप को एक मजबूत बनाएं, क्योंकि ये परिस्थिति शायद आ सकती है। आपको क्या लग रहा है दिनेश? पिछले कुछ दिनों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पर डे के केसेस भी उसमें बढ़ोतरी है, और अभी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अब हो सकता है आज खतरा लोग महसूस ना करें, लेकिन शायद 2-3 महीने के अंदर ये शायद एक रियलिटी बन जाए, और अगर ये बनेगी तो ये स्थिति इतनी आसान नहीं होगी। तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितने केयरलेस होते हैं और कितने नहीं होते हैं। सरकार भी अपना एक लिमिट है, उसके आगे तो कुछ नहीं कर पाएगी सिवाय कि वैक्सीनेशन किया है। लेकिन अगर थर्ड वेव चाइना के अंदर भी रियलिटी बन के निकल कर आ रही है, रशिया में आ रही है, यूके में आ रही है, और रशिया अभी लॉकडाउन करने जा रहा है, शायद 28 तारीख से उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो 28 तारीख दूर नहीं और 2 दिन दूर है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम लेंगे आपसे आज्ञा, और हम शुक्रिया अदा करेंगे नयन भाई का कि उन्होंने चेतावनी दे दी आप सबको कि आप सावकाश रहें, सावधान रहें, ताकि आने वाले दिनों में आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। और बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर अगले सोमवार को रोजी रोटी के अंदर ही नयन भाई के साथ में, और इस बीच में और भी प्रोग्राम्स आएंगे, नए मुद्दे होंगे, वहाँ पर नए मेहमान भी होंगे और नए हमारे डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे, देखना मत भूलिएगा। तो आप सबसे लेते हैं आज्ञा, और आप सब हमारे साथ रहे इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नयन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, थैंक यू।